राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। रुद्र को काफ़ी इंतजार के बाद उसे आव्या बाहर आती हुई नजर आती है। हालांकि रुद्र गुस्सा अब हद से ज़्यादा बढ़ चुका था क्योंकि उसने 1 घंटे तक इंतजार किया था। आव्या शांति से जाकर रुद्र के सामने सिर झुकाए खड़ी हो जाती है। रुद्र आव्या को नीचे से ऊपर तक देखता है और उसके करीब जाने के मकसद से एक कदम बढ़ लेता है। रुद्र झुककर आव्या के गर्दन को सूंघता है। आव्या सिहरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र आव्या के कान में सर्द आवाज में कहता है, आर यू इग्नोरिंग मी बेबी गर्ल? आव्या कुछ नहीं कहती। रुद्र पीछे होकर आव्या के गाल पर हाथ रखता है और आव्या सिर उठाकर रुद्र को देखती है। रुद्र का चेहरा इस वक्त सर्द था, जिसे देखकर आव्या धीरे से कहती है, आई कांट। मैं सो रही थी तो मैंने तुम्हारे कॉल्स नहीं देखे। बोलते हुए आव्या रुद्र को एकटक देखने लगती है। रुद्र आव्या के होठों को सहलाते हुए सीरियस वॉइस में बोलता है, अच्छा, आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही हो। बोलकर रुद्र आव्या की आंखों में बहुत गौर से देखता है। आव्या चुपचाप वैसे ही खड़ी थी। आव्या के चुप रहने से रुद्र को आज ज़्यादा गुस्सा आने लगा। रुद्र आव्या के गाल को सहलाते हुए एकदम सर्द आवाज में बोलता है, से समथिंग। आव्या हल्का मुस्कुराते हुए रुद्र को देखकर कहती है, क्या बोलूँ मैं, कुछ बोलने के लिए नहीं है, किसी ने छोड़ा ही नहीं। आव्या की मुस्कुराहट एकदम नकली थी। रुद्र को आव्या की हरकत जैसी ही समझ आती है वह शांत हो जाता है। रुद्र आव्या के चेहरे को अपने हाथों में भरता है, फिर उसकी आंखों में देखकर उससे पूछता है, व्हाट हैपेंड? आव्या रुद्र की आंखों में देखते हुए बिना भाव के कहती है, तुम हमें दुश्मन के बेटे क्यों हो? रुद्र, क्यों तुम किसी और का खून नहीं हो? जब भी तुम्हारा नाम आता है तो उसमें वो नाम भी जुड़ा होता है जिसने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। भले तुम गलत नहीं हो, पर फिर भी तुम्हें गलत समझा जाता है क्योंकि तुम उस गलत इंसान के बेटे हो। आई डोंट नो मेरे डैडा या मम्मा तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। डैडा मम्मा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं भी। बोलते हुए आव्या रुकती है और फिर एकदम से रोते हुए कहती है, पर मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती। रुद्र आव्या अपने अंदर से डर को बाहर निकालकर रोने लगती है। आव्या के रोने से रुद्र उसके मन की आंखों में देखते हुए कहता है, हे बेबी गर्ल, लिसन टू मी। रुद्र आव्या को संभालते हुए इसके गालों पर धीरे से सहलाता है और बहुत ही शांति से कहता है, आई न्यू इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। बोलते हुए रुद्र के आंसुओं को पोंछते हुए धीरे से उसके माथे को किस करता है। आव्या रुद्र के गालों लग जाती है और रुद्र आव्या के पीठ पर हाथ रखता है। दोनों चुपचाप एक दूसरे के गले लगे हुए खड़े रहते हैं। कुछ देर बाद रुद्र आव्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, बेबी गर्ल, मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, ओके? बोलकर रुद्र आव्या के अलग हो करके उसके गाल पर किस करता है। आव्या रुद्र के मासूमियत से देखती है। रुद्र आव्या के दूसरे गालों पर किस करके कहता है, इम्पोर्टेंट है इसलिए जाना पड़ रहा है, पर मैं जब भी कॉल करूं तुम रिसीव करना पड़ेगा। आव्या बोलते ही रुद्र के देखती है रहती है। रुद्र हाँ में सिर हिलाता है। रुद्र अब जाने को मुड़ता है, तभी आव्या बोलती है, रुको रुद्र। रुद्र रुककर पीछे मुड़कर आव्या को देखता है। आव्या रुद्र के एकदम करीब आकर एड़ियों के बल खड़ी होकर ही रुद्र के दोनों गालों को बारी बारी से किस करती है। फिर उसके माथे को किस करके उसे देखकर कहती है, 2 दिन तक के लिए तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बोलते हुए आव्या मुस्कुराते हुए पीछे हो जाती है। रुद्र आव्या के होठों को देखकर कहता है, आई थिंक मुझे किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो आव्या कुछ समझ नहीं पाती, पर जल्दी से आव्या समझ जाती है और रुद्र क्या कहना चाहता है। वह अपने होठों को छूती है और फिर रुद्र को देखती है। कुछ सोचते हुए आव्या मुस्कुराती है और फिर फ्लाइंग किस देकर भाग जाती है। रुद्र बस आव्या के बचपने को देखकर वैसे ही खड़ा रह जाता है। आव्या के अंदर जाते ही रुद्र हल्का मुस्कुराते हुए कार में बैठ जाता है। चंद पलों में उसकी कार वहाँ से चली जाती है। वहीं आव्या तेज कदमों से रुद्र के बारे में सोचते हुए जा रही थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, पर अचानक ही वह किसी के टकरा जाती है। आव्या सिर उठाकर देखती है तो यह ध्रुवंश था, जिसकी आंखें इस वक्त लाल थी। आव्या के मुंह से एकदम से आवाज़ निकलती है, अंश। ध्रुवंश आव्या को बिना देखे वहाँ से जाने लगता है।
तो आव्या भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती, बस उसे जाते हुए देखती रहती है। कमरे में आदित्य लैपटॉप पर कुछ देख रहा था और काव्या सो रही थी। कुछ देर बाद काव्या की नींद धीरे से खुली तो आदित्य को जब भी जागा हुआ देखकर काव्या मुंह बना लेती है। काव्या उसी तरह लेटी हुई कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आप अपना बेकार सा काम बंद करेंगे? आदित्य लैपटॉप को नजरें हटाकर काव्या को देखता है, फिर बिना कुछ बोले लैपटॉप की ओर देखता है। काव्या चुटते हुए बेड से उठती है और लैपटॉप लेकर फेंक देती है। आदित्य काव्या को घूर कर देखता है। काव्या आदित्य को इग्नोर कर देती है। काव्या अब आराम से लेट जाती है तो आदित्य अचानक से उसके ऊपर आ जाता है। काव्या हैरानी से आदित्य को देखकर कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आदित्य काव्या के पल्लू को एक झटके से हटाकर कहता है, जो तुम चाहती थी वाइफी, बोलकर आदित्य काव्या के ब्लाउज को हुक खोलकर लगता है। काव्या की सांसें एकदम से बढ़ जाती हैं। ठीक होने के बाद आदित्य और काव्या कभी उनके इतने करीब नहीं आए थे, जिस वजह से काव्या को थोड़ा डर सा लग रहा था। आदित्य अपनी शर्ट को उतारकर फेंक देता है और फिर काव्या के कपड़ों को भी निकाल कर फेंक देता है। काव्या का आज बहुत डर लग रहा था, क्योंकि एक तो इतने दिनों बाद वो इसकी बाहों में आई थी और वो थोड़ी झिझक भी रही थी। वहीं आदित्य उसको बहुत प्यार किए जा रहा था और फिर कुछ ही देर में दोनों एक हो जाते हैं। काव्या अपने दर्द को भूलकर आदित्य के खोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य काव्या को इंटेंसली प्यार करने लगता है और आदित्य के प्यार में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आया था। आज भी आदित्य के प्यार करने की क्षमता वैसी ही थी जैसे पहले 18 साल पहले थी। जहाँ आदित्य और काव्या के प्यार में पूरा कमरा सुन रहा था, वहीं नीचे शांति सी रात में अव्यान की कार रुकती है। कार रुकते ही अव्यान बाहर आकर प्रज्ञा को गोद में उठा लेता है। दोनों बहुत ज़्यादा शांत थे। प्रज्ञा बस अव्यान के चेहरे को देख रही थी। वहीं अव्यान के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। सीढ़ियों से होते हुए अव्यान प्रज्ञा के कमरे में जाता है। अव्यान प्रज्ञा को बेड पर आराम से बैठाता है। बैठते ही प्रज्ञा तुरंत कहती है, साजन। प्रज्ञा उसके गले हुए लगे बोलती है। अव्यान वहाँ से अपने कदम बढ़ाकर कबर्ड से कपड़े निकालकर वॉशरूम चला जाता है। प्रज्ञा बस वॉशरूम की ओर देखती रहती है। प्रज्ञा वॉशरूम से नजरें हटाकर अपने बैंडेज हुए हाथ को देखती है, फिर कुछ सोचने लगती है। उसी वक्त वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। अव्यान बाहर आकर कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाता है, जिसे देखते ही प्रज्ञा जल्दी से उठकर उसकी ओर दौड़ती है, उसे बुलाती है, साजन, साजन, साजन। प्रज्ञा उसे पास पहुंचकर उसके बाजू को पकड़ लेती है। अव्यान उसकी बाजू को देखता है अपनी और फिर प्रज्ञा को। प्रज्ञा अव्यान की आंखों में देखते हुए कहती है, प्लीज़ मुझसे रूठ कर मत जाइए। आप मुझे मार लीजिए, डांट लीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझसे दूर मत जाइए। इतने वक्त के इंतज़ार के बाद आप मुझे मिले। अव्यान अपने बाजू को छुड़ाकर प्रज्ञा से थोड़ा दूर होता है, फिर बेरुखी से जवाब देता है, इंतज़ार, इंतज़ार, इंतज़ार तुमने नहीं किया था, क्योंकि तुम तो मुझे भूल चुकी थी। मेरी याददाश्त चली गई थी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? प्रज्ञा तुरंत ही कह देती है, जिस पर अव्यान बुरा सा रिएक्शन देता है। अव्यान के रिएक्शन को देखकर प्रज्ञा के दिल में दर्द सा उठता है। प्रज्ञा उसके दर्दों को संजोग करती है, पर याददाश्त जाने के बाद भी मैंने आज तक आपके सिवा किसी को करीब नहीं आने दिया। जैसे ही प्रज्ञा यह कहती है, अव्यान तुरंत हार्ड वॉइस में कहता है, कोई आ भी नहीं सकता था। बोलते हुए अव्यान प्रज्ञा की ओर बढ़ने लगता है। प्रज्ञा यह देख अपनी कदम पीछे करने लगती है। अव्यान प्रज्ञा को देखते हुए कहता है, तुम कभी किसी के करीब अगर नहीं गई, इसकी कोई वजह है तो वह मैं हूँ। मैं तुम पर सिर्फ मेरा ही हक है। बोलते ही अव्यान ने वॉइस में जुनून था। प्रज्ञा पीछे होती जा रही थी। वहीं अव्यान के दिमाग में एक चीज़ चल रही थी, जिसमें एक लड़का जो 11 साल का था और एक लड़की जो करीब 9 साल की थी उसके पीछे पड़ा था। उसने ज़बरदस्ती बात करना चाहता था, लेकिन लड़की फ्रस्ट्रेट होकर बस आगे बढ़ रही थी और लड़का उसे छूने से अपना हाथ बढ़ाता है। तभी कहीं से एक धारदार डॉट उसके हथेली में आर पार हो जाती है। वह लड़का दर्द से चीख उठता है। वह लड़की भी मुड़कर देखती है।
वह लड़का अपने हाथ को देखता है जहाँ नुकीली उसके हथेली के पार दिख रही थी, पंख जैसे हथेली के ऊपर, और लड़का छटपटाते हुए रोने लगता है। वह लड़की भी डर से उसके कदम पीछे कर लेती है क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। कुछ देर तक वह लड़की उसके हाथ को देखती रहती है, फिर एकदम से बेहोश हो जाती है। उसके लिए ये सब देखकर सहना बहुत मुश्किल था। कुछ देर तक वह खड़ा एक लड़का सर्द नज़रों से उस लड़के को तड़पता हुआ देख रहा था। अभियान के दिमाग में ये सीन आ रही थी, उसके साथ ही वह अपना कदम बढ़ाता जा रहा था। प्रज्ञा कदम पीछे करते बेड पर टकरा जाती है तो वहीं रुककर खड़ी हो जाती है। अभियान अभी प्रज्ञा की ओर कदम बढ़ा रहा था। प्रज्ञा के करीब आते ही अभियान रुकता है। प्रज्ञा का दिल अजीब सी बेचैनी से बहुत तेजी से धड़क रहा था। अभियान अचानक ही प्रज्ञा की कमर को पकड़कर खींच लेता है। प्रज्ञा अभियान के मजबूत सीने से टकरा जाती है। प्रज्ञा फिर उठकर अभियान को देखकर हकलाते हुए कहती है, साजन आप। अभियान प्रज्ञा के एक गाल पर हाथ रखकर उसके कदम करीब में जाता है। अभियान और प्रज्ञा को नाक एक दूसरे से टच हो जाती है। प्रज्ञा सिहरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभियान प्रज्ञा के बंद पलकों को देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या तुम्हारी परछाई तक को भी कोई छू नहीं सकता? तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे रूह पर, तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। बोलते हुए अभियान का पागलपन साफ दिख रहा था। प्रज्ञा अपने पलकों को उठाकर अभियान को देखती है। अभियान का इतना करीब होना प्रज्ञा के दिल को बहुत ज़्यादा धड़का रहा था। प्रज्ञा एकदम से आगे बढ़कर अपने होंठ अभियान के होठों पर रख देती है। ऐसे करते हुए उसके पूरे शरीर में झंझनाहट सी होती है। प्यासे की तरह प्रज्ञा अभियान को किस करने लगती है। कुछ देर तक तो अभियान चुपचाप खड़ा रहता है, पर ज़्यादा देर तक वह भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता और बहुत ज़्यादा इंटेंस होकर प्रज्ञा को किस करने लगा। प्रज्ञा किस करते हुए बेड पर बैठ जाती है। अभियान झुककर उसके होठों को बहुत ही प्यार से चूमने लगता है। अभियान किस करते करते आगे बढ़ता है। प्रज्ञा किस करते हुए ही घिसकते हुए पीछे होने लगती है। प्रज्ञा पीछे होते होते तकिए से अपने सिर टिकाए लेट जाती है। अभियान उसके ऊपर बस उसे किस करता ही रहता है। प्रज्ञा मदहोशी सी आवाज़ अभियान के शर्ट के बटन खोलने लगती है। अभियान भी अब मदहोश होकर अपनी शर्ट को खोलकर फेंक देता है। अभियान प्रज्ञा की साड़ी को भी उतार कर फेंक देता है। कुछ ही देर में बेड के नीचे दोनों के कपड़े गिरे होते हैं। अभियान प्रज्ञा को पूरे बदन पर मदहोशी बेतहाशा बस चूमे जा रहा था और साथ में काट भी रहा था। प्रज्ञा आंखें बंद करते हुए अभियान से प्यार को महसूस करते हुए आहें भर रही थी। आज शायद उसे एक पत्नी होने का सुख मिलने वाला था, अपने प्यार को पूरी तरह से पा लेने का सुख मिलने वाला था। अभियान के हाथ प्रज्ञा के शरीर के हर एक हिस्से को छू रहे थे। प्रज्ञा उनके छुअन से मचल रही थी। अभियान किस करते करते एकदम से रुक जाता प्रज्ञा को देखता है, जो अब तक आंखें बंद करे हुई थी। अभियान प्रज्ञा के शर्म से भरे चेहरे को देखता है और फिर चुपके उसके कान में कुछ कहता है। जैसे ही अभियान की बात सुनती है, वह झट से अपनी आंखें खोलती है। प्रज्ञा तुरंत अभियान से दूर होकर वॉशरूम में भाग जाती है और वहाँ पर जाकर अपने कपड़े चेक करती है तो उसमें ब्लड स्टेन्स थे पीछे की साइड, और इस बात को जरा भी ख्याल नहीं रहा था कि उसकी साइकिल पीरियड में प्रज्ञा को अभियान की बात याद आ गई। आई थिंक टुडे इज़ योर पीरियड्स डे। यह बात सुनते ही प्रज्ञा ने झट से अपनी आंखें खोली और प्रज्ञा अपने भूल को याद करने एक अजीब सी सिचुएशन में आ गई थी। प्रज्ञा फ्रेश होकर बाहर जाने के बारे में सोचते हुए इधर उधर घूमने लगी, क्योंकि इस वक्त वह अभियान को फेस नहीं करना चाहती थी। अभियान के प्यार को पाने के लिए वह अपने पीरियड साइकिल तक भूल गई थी। अभियान उसके बारे में क्या सोचेगा, यही सारी बातें प्रज्ञा के दिमाग में चल रही थी। प्रज्ञा खुद को पूरी तरह से प्रिपेयर करने के बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती है। प्रज्ञा सिर उठाकर एक नज़र अभियान को देखती है, फिर नज़रें झुका लेती है। प्रज्ञा को सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। अभियान इस वक्त शर्टलेस ही बैठा फ़ोन चला रहा था और प्रज्ञा ने इस वक्त ब्लैक कलर की नाइटी पहनी थी। प्रज्ञा जाकर बेड पर बैठ जाती है।
प्रज्ञा पहले कुछ देर तक चुप रहती है और फिर कुछ सोचते हुए लेट जाती है। प्रज्ञा के लेटते ही अव्यान अपना फ़ोन साइड में रखता है। वह भी बेड पर लेटकर प्रज्ञा को देखता है। इस वक्त अव्यान को पीठ करे हुए लेटी हुई थी और अव्यान कुछ पल तो उसके पेट को देखता रहता है और फिर करीब जाकर प्रज्ञा को नाइटी को ऊपर करता है और प्रज्ञा का पूरा शरीर सिहर उठता है। अव्यान नाइटी के अंदर हाथ डालकर प्रज्ञा के खुले पेट पर रखकर धीरे धीरे सहलाने लगता है। प्रज्ञा को इस वक्त बहुत ज़्यादा अलग लग रहा था। प्रज्ञा अपनी आंखें बंद किए धीरे से कहती है, आप अब भी मुझसे नाराज़ हैं? अव्यान प्रज्ञा के कंधे पर धीरे से किस करके कहता है, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। यह सुनकर प्रज्ञा आंखें खोलकर मुड़कर अव्यान को देखती है, फिर एकदम से पूछती है, क्यों? अव्यान नाइटी के अंदर ही हाथ निकालता है और प्रज्ञा की कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है। अव्यान के ऐसे करने से प्रज्ञा पूरी तरह से सट जाती है। अव्यान खामोशी से प्रज्ञा के गर्दन पर अपना चेहरा छुपाते हुए आंखें बंद कर लेता है। प्रज्ञा अपने ख्यालों में ही रह जाती है। कुछ देर बाद प्रज्ञा को अव्यान से भारी सांसों का एहसास होता है, जिसे वह समझ जाती कि अव्यान सो चुका है। प्रज्ञा अव्यान के बालों में हाथ फेरते हुए खुद से ही सो जाती है। सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और हर वक्त जो डाइनिंग टेबल ध्रुवंश और अव्या की बातों से अशांत रहता था, आज पे बहुत शांत था। सभी ये नोटिस कर लिया था कि ध्रुवंश और अव्या एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं। श्रेष्ठा दोनों को चुपचाप देखकर कहती है, तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? एक दूसरे को अनजान की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? श्रेष्ठा बोलती है पर दोनों से कोई जवाब नहीं देते, जिसे आव्या दोनों को देखकर कहती है। काव्या कहती है, परी, अंश, क्या हुआ है? आप दोनों को सब कुछ ठीक है ना? झगड़ा तो नहीं हो गया ना आप दोनों के बीच? काव्या जैसे ये सवाल करती है, ध्रुवंश अपनी जगह से उठकर कहता है, डैड, मेरा हो गया, मैं बाहर खड़ा हूँ। बोलते ही ध्रुवंश वहाँ से चला जाता है। श्रेष्ठा उसे बुलाती है पर ध्रुवंश बिना कुछ सुने चला जाता है। अब उसकी नज़र आव्या पर चली जाती है। आव्या सबकी नज़र खुद पर महसूस कर जल्दी से उठती और कहती है, वो हॉस्पिटल में अर्जेंट कॉल आया है तो मुझे जाना पड़ेगा। बोलते ही आव्या अपने कमरे की ओर चली जाती है। इस बार काव्या आव्या को बुलाती है पर आव्या नहीं रुकती। काव्या दोनों के रिएक्शन को देखती है, पता नहीं रिएक्शन को देखती है और कहती है, पता नहीं क्या हुआ दोनों के बीच। अव्यान एक नज़र आव्या को कमरे की ओर देखता है और उठकर उसी ओर चला जाता है। काव्या और श्रेष्ठा अव्यान को देखती हैं पर इस बार दोनों कुछ नहीं बोलती। कमरे में आव्या कुछ रिपोर्ट्स को देखकर बैग में रख रही थी और अव्यान कमरे में अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करता है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर आव्या मुड़कर देखती है। अव्यान को देखते ही आव्या तुरंत कहती है, भाई आप? अव्यान आगे बढ़कर आव्या को गाल पर हाथ रखकर पूछता है, क्या हुआ? आव्या तुरंत नकारते हुए कहती है, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। झूठ बोलना कब से सीख लिया है तुमने रैबिट? भूलो मत कि हम दोनों एक ही कोख से एक साथ ही है। तुम्हें मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, तुम्हारे दिल की बात से लेकर मन की बात तक जानता हूँ। बोलते हुए अव्यान कुछ पल रुकता है फिर कहता है, अब बताओ क्या हुआ? आव्या अव्यान की बात सुनते ही उसके गले लग जाती है। अव्यान आव्या की पीठ पर हाथ रख लेता है। आव्या अव्यान को ही सब कुछ बताती है। अव्यान आव्या की बातों को चुपचाप बहुत गौर से सुन रहा था, क्योंकि आव्या ये नहीं बताती कि रुद्र ने उस रात कार के अंदर किया था। कोई भी अपने प्यार के बारे में, रिलेशन के बारे में अपने भाई को बता तो सकती है, लेकिन ये कभी नहीं बता सकती कि उसने उसे किस किया या फिर कुछ और। आव्या भी इसी तरह से सब कुछ बताती है, लेकिन यह नहीं बताती कि रुद्र ने पूरी रात उसे किस किया था। सब कुछ बताने के बाद आव्या सामने देखते हुए कहती है, मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा मुझे अर्श समझता है, लेकिन उसने ही मुझे इतना गलत समझा। इसलिए कहते हैं पराया हमेशा पराया ही होते हैं, चाहे जितना भी करीब क्यों ना हो। आव्या की बात अव्यान जैसे ही सुनता है वह सर्द आवाज़ में कहता है, जो शट अप रैबिट, आइंदा से ध्रुवंश को पराया मत कहना,
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ही इज़ आवर ब्रदर। आव्या को अव्यान की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है, जिससे वह चुप रह जाती है। अव्यान आव्या को उसकी अलग करके उसके आंखों में देखते हुए कहता है, गलती सिर्फ ध्रुवंश की नहीं है, तुम्हारी भी है। उसे तुम्हारी चिंता है, इसलिए उसने तुम पर गुस्सा किया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं सकी। आई नो कि तुम्हारे अंदर रुद्र के लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं, जिससे तुम उसे माफ़ करने के लिए तैयार हो, बट ध्रुवंश के अंदर तो उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है ना, तो वो कभी उसे माफ़ नहीं करेगा। आव्या तुरंत कहती है, हाँ भाई, मुझे पता है कि रुद्र ने मेरे साथ जो किया उसे ध्रुवंश रुद्र से नफरत करता है और वो कभी उसे माफ़ नहीं करेगा। इनफैक्ट मैं भी अंश की जगह होती तो मैं भी रुद्र को माफ़ नहीं करती, बट अंश ने मुझे बच्चलन समझा, ऐसी लड़की समझा जो अपना जिस्म ऐसे ही किसी को सौंप दे। इतना समझता तो मुझे फिर उसके दिमाग ये बात आई कि कैसे ही मैं ऐसे कुछ करूँगी। क्या उसे मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है? बोलते हुए आव्या की आंखें नम हो जाती हैं। आव्या के चेहरे को अपने हाथ में भरता है और उसने समझाते हुए कहता है, तुम गलत समझ रहे हो रैबिट। ध्रुवंश तुम पर भरोसा करता है, पूरी तरह से उसे तुम पर विश्वास है। कोई भी अगर तुम दोनों को इस कंडीशन में देखता तो गलत ही समझता। ध्रुवंश ने तुम्हें गलत समझा क्योंकि उसे रुद्र पर विश्वास नहीं है। आव्यान की बात सुनकर आव्या गहराई से सोचने लगी। आव्यान आव्या को सोचते हुए चेहरे को देखकर उसके माथे पर किस करता है और कहता है, दिल्ली से वापस आने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आव्या हैरानी से आव्यान को देखते हुए कहती है, आप दिल्ली जा रहे हैं? आव्यान आव्या को बाल को सही करते हुए कहता है, पापा, डैड, ध्रुवंश और मैं, हम सब दिल्ली जा रहे हैं। आव्या को याद आता है कि रुद्र ने उससे यही कहा था कि वह दिल्ली जा रहा है। आव्या बहुत देर तक कुछ सोचती है और फिर पूछती है, लेकिन क्यों भाई? आव्यान तुरंत ही जवाब देता है, किसी तलाश में। बोलते ही आव्यान आव्या से दूर होने लगता है। देखते ही देखते आव्यान दरवाजे के पास पहुंच दरवाज़ा खोलता है। आव्यान अब वहाँ से चला जाता है। आव्या सोच में ही पड़ जाती है। अब तक सबका नाश्ता हो चुका था, सब सोफे पर बैठे थे। आदित्य और काव्या बाहर थे। काव्या थोड़ी नाराज़गी से आदित्य को देख रही थी क्योंकि आदित्य उसे अपने साथ लेकर नहीं जा रहा था। आदित्य फ़ोन पर कुछ टाइप करके सेंड करता है, फिर काव्या के नाराज़ चेहरे को देखकर कहता है, बच्चों, ज़िद नहीं करना छोड़ दो। वाइफी, बच्चों जैसी जिद नहीं करते। काव्या यह सुनकर नाराज़गी से कहती है, ठीक है, आप जाइए, यहाँ जाना है, मुझसे बात मत करिए। बोलते हुए काव्या घर के अंदर चली जाती है। आव्यान काव्या को देखकर आदित्य के पास जाकर कहता है, एनी प्रॉब्लम पापा? आदित्य गहरी सांस लेकर कहता है, वाइफी की नाराज़गी मैं आकर मैनेज कर लूँगा। बोलते ही आदित्य कार की ओर बढ़ता है। आव्यान आदित्य को देखता है और फिर काव्य के बारे में सोचकर सिर हिला देता है। आव्यान कुछ सोचते हुए पीछे मुड़कर देखता है। प्रणया दरवाजे पर खड़ी आव्यान को ही देख रही थी। प्रणया आव्यान को देखते उसे बाय करती है। आव्यान बस अपनी पलकें झपका देता है। आव्यान कार की ओर बढ़कर अंदर बैठ जाता है। ध्रुवंश बगीचे की ओर देखते हुए चिल्लाता है, डैड आइए, हमें भी देर हो रही है। ध्रुवंश को पेड़ के पीछे एक हाथ दिखता है जिसमें 2 उंगलियां दिख रही थी। यह देखकर ध्रुवंश कहता है, ठीक है, जल्दी कीजिए। पेड़ के पीछे ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को एग्रेसिवली किस कर रहा था। श्रेष्ठा के हाथ ध्रुव के कॉलर को पकड़े हुए थे और ध्रुव पेड़ पर हाथ रखे सहारा लेते हुए श्रेष्ठा को किस कर रहा था। 2 मिनट बाद ध्रुव श्रेष्ठा को छोड़कर हाँफने लगता है। श्रेष्ठा की लंबी सांसें लेने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के बाल लाल हुए चेहरे को देखता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, लव यू बेबी। श्रेष्ठा तो बस लंबी लंबी सांसें ले रही थी, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। आधे घंटे तक ध्रुव ने उसके होठों को बिना छोड़े किस किया था, जिससे उसकी सांस फूल गई थी। ध्रुवंश की फिर से आवाज़ आती है, चलो यार डैड, और कितनी देर सब कुछ कर रहे हो, क्या खुलेआम? ध्रुव श्रेष्ठा को बाय बोलता है और फिर कार की ओर बढ़ जाता है। ध्रुव के हुलिये को देखकर ध्रुवंश कहता है, हुलिया तो ठीक कर लीजिए डैड। बोलते हुए ध्रुवंश ध्रुव का कॉलर सही करता है और दोनों अब कार में बैठ जाते हैं।
आदित्य और अव्यान की कार अब आगे निकल जाती है और ध्रुव और ध्रुवंश की कार से। श्रेष्ठा अपने सांसों को नॉर्मल करते हुए पेड़ से सटी हुई कहती है, ये इंसान हफ्सी का हफ्सी ही रहेगा। वहीं अंदर प्रज्ञा मायूसी से सोफे पर बैठ जाती है। काव्या भी दुखी से अपने गाल पर हाथ रखे बैठी हुई थी। आव्या भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। सौरभ पहले ही हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। घर के चारों ओर एक अजीब तरह का सन्नाटा छा जाता है। आव्या हॉस्पिटल पहुंचती है। आव्या हॉस्पिटल के अंदर जाती है। उससे पहले कोई उसे बुलाता है, मिस आव्या। आव्या पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पुलिस यूनिफॉर्म में अर्धव दिखता है। उसकी आंखों में गॉगल्स था और वह मुस्कुराते हुए आव्या की ओर बढ़ रहा था। आव्या बस उसे देखती रहती है। अर्धव आव्या के पास पहुंचकर कहता है, हाय, कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। आव्या मोह चढ़ाकर कहती है, रोज मुलाकात की वजह क्या है? अर्धव हल्का हंसते हुए कहता है, जी कोई वजह नहीं है, बस बात यह है कि आप डॉक्टर हैं और मैं एक एसीपी, दोस्ती हो जाएगी तो कभी भी हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। आव्या अर्धव की बात सुनकर एकदम से कहती है, ओह, तो आप हमें दोस्त के लिए प्रपोज कर रहे हैं? अर्धव मुस्कुराते हुए कहता है, जी बिल्कुल, आपने सही समझा। आव्या थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर, बट मैं इस वक्त व्यस्त हूँ। आपकी दोस्ती का प्रपोज एक्सेप्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, सो एक्सक्यूज़ मी। बोलते हुए आव्या मुड़कर हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है और अर्धव उसे कुछ पल देखता है और फिर कुछ सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ एक अंधेरा सा कमरा जहाँ हल्की सी पीली लाइट जल रही थी और दो कुर्सियों पे दो लड़कियाँ बंधी हुई थी और एक तो सितारा और दूसरी थी काजल। काजल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वहीं सितारा उसे बस देखे जा रही थी। कुछ देर तक यूं ही देखते रहने के बाद सितारा काजल से कहती है, बेकार की कोशिश करना बंद करो, ये नहीं खुलने वाली। काजल सिर उठाकर सितारा को देखती है। वह कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उन दोनों के कानों में सैंडल की आवाज़ आती है, जिस कारण दोनों की नज़रें एक और चली जाती है। कदमों की आहट उनकी ओर ही बढ़ रही थी। कुछ ही पल में अंधेरा एक उभर कर प्रज्ञा का चेहरा सामने आता है। प्रज्ञा के दोनों को ही देखने लगती है। प्रज्ञा दोनों को देखती है और फिर सितारा की ओर बढ़ने लगती है। प्रज्ञा को अपनी ओर आता देख सितारा के चेहरे पर डर के भाव दिखने लगते हैं। प्रज्ञा सितारा के पास पहुंचती है और उसके दोनों तरफ चेयर को पकड़कर झुक जाती है। सितारा एकदम से सहम जाती है। प्रज्ञा सितारा के चेहरे को बहुत गौर से देखते हुए शायराना अंदाज में कहती है, तुझे दर्द दूं या दर्द से भी बदतर दर्द दूं, मौत दूं या मौत से भी बदतर मौत दूं। प्रज्ञा के शब्दों में शायराना जरूर था, लेकिन पागलपन भी साफ झलक रहा था। प्रज्ञा की बातों को सुनकर सितारा के पसीने छूटने लगे। सितारा प्रज्ञा के इतना करीब होने से डर रही थी। प्रज्ञा एक उंगली सितारा के चेहरे पर घुमाते हुए कहती है, तुम्हें पता है, जब मैं बस 2 साल की थी तब से मुझे अव्यान सिंघानिया बहुत अच्छे लगते लगे। अब मैं 3 साल की हुई तब मैं उन्हें पसंद करने लगी। जब मेरी उनसे शादी हुई तब मुझे उनसे प्यार होने लगा और जब मुझे होश आई तो। बोलते हुए प्रज्ञा रुकी। फिर सितारा ने होठों के पास घाव को सहलाते हुए बोला, पागलपन। उसके इतना बोलते ही सितारा की आह निकल जाती है, क्योंकि अब प्रज्ञा उसके घाव को प्रेशर दे रही थी। प्रज्ञा की बातें सुनकर उधर काजल कंफ्यूज होती जा रही थी, क्योंकि उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि प्रज्ञा किस अव्यान की बात कर रही है। प्रज्ञा छोटा सा चाकू निकालकर सितारा के हाथ में घुसाते हुए कहती है, और पता है पागलपन है इंसान क्या करता है? सितारा धीरे धीरे दर्द से कराहने लगती है। प्रज्ञा के पागलपन रूप को देखते हुए काजल भी अंदर ही अंदर डर रही थी। प्रज्ञा सीधी खड़ी होकर कहती है, इश्क, मोहब्बत, प्यार, बहुत नाम है इस प्यार के, लेकिन मैं सिर्फ मोहब्बत के दायरे में नहीं हूँ। मेरा प्यार एक पागलपन है और जो भी मेरे प्यार को छीनने की कोशिश करेगा। बोलते हुए प्रज्ञा गन निकाल लेती है और गन दिखाकर सितारा डर जाती है। प्रज्ञा गन को सहलाते हुए कहती है, उस दिन की तरह मुझे रोकने वाला आज कोई नहीं है।
सितारा एकदम से घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ, ये मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, पलट कर कभी तुम दोनों के नहीं देखूँगी। अच्छा, लेकिन मैं कैसे यकीन करूँ? सरकास्टली वे में प्रज्ञा बोली। सितारा ने डर से अपनी आंखें भींच लीं, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह प्रज्ञा को कैसे विश्वास दिलाए। उन दोनों के बीच बात हो ही रही थी, तभी काजल पूरी कंफ्यूज होकर बोलती है, अव्यान सिंघानिया, सस्ता तुम इसकी बात क्यों कर रही हो? तुम्हारा हस्बैंड तो ना ध्रुवंश सूर्यवंशी है। प्रणय जैसे ही यह सुनती है, हैरानी से काजल को देखती है। काजल के देखते प्रणय को याद आती है कि आज भी दुनिया को यही पता है कि उसका नाम सहस्रा है और पूरी दुनिया उसे मिसेस ध्रुवंश सूर्यवंशी के नाम से जानती है। एक पल के लिए तो प्रणय यह सब कुछ सोचकर फ्रस्ट्रेट हो जाती है, पर जब वह सारी बातों को जोड़ती है तो उसे काजल के दिल का हाल समझ आते ही प्रणय एकदम से कहती है, इसका मतलब तुम साजन से नहीं, ध्रुवंश से प्यार करती हो। काजल कुछ देर तो अपनी उधेड़ बुन में ही रह जाती है और वह भी थोड़ा कंफर्म करते हुए कहती है, हाँ, तुम्हारा हस्बैंड ध्रुवंश सूर्यवंशी। प्रणय के दिमाग में अब एक सच्चाई का अंबार खड़ा हो चुका था, जिसे समझकर प्रणय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। प्रणय एक नज़र दोनों को देखती और बिना कुछ बोले जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। काजल प्रणय को जाते हुए देखती रहती है और फिर सितारा को देखती है, जो अपने हाथों में बहते खून को देख रही थी। सितारा के चेहरे पर दर्द थी और वह अपने दर्दों को समेटकर एकटक बस बहते खून को देख रही थी। शायद अपने कारनामों पर उसे पछतावा हो रहा हो। दूसरी तरफ शांति से पसरी हुई एरोप्लेन में एक लड़की घबराहट से बैठी हुई थी। उसके चेहरे पे एक डर की शिकन थी। उसकी प्यारी सी आंखें बार बार फड़फड़ा रही थीं। उसके गुलाबी होंठ कांप रहे थे डर की वजह से। उसके माथे पे पसीने मोती की तरह चमक रहे थे। एक एयर होस्टेस उसके पास जाकर रिस्पेक्टफुली पूछती है, मैम, आर यू ओके? वह लड़की अपनी आंखें धीरे से खोलकर उसे देखती है और फिर थोड़ी परेशान होकर बोलती है, नो, आई एम नॉट ओके, प्लीज़ गिव मी अनदर सीट, आई स्केयर्ड ऑफ हाइट। एयर हॉस्टेस उसकी कंडीशन को समझ कर कहती है, ओके मैम, प्लीज़ कम विद मी। वह लड़की अब एयर हॉस्टेस के साथ जाने लगती है। एयर हॉस्टेस एक और ले जाकर उसे एक जगह खड़ी हो जाती है। वहाँ एक हैंडसम कलर का बिना एक्सप्रेशन के आंखें बंद करके बैठा हुआ था। एयर हॉस्टेस रिस्पेक्टफुली उससे आवाज़ देती है, एक्सक्यूज़ मी सर। आवाज़ सुनकर हैंडसम सा लड़का अपनी आंखें खोलता है। एयर हॉस्टेस रेस्पेक्टफुली उसे कहती है, सर, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप अपना लैपटॉप यहाँ से हटा सकते हैं? हैंडसम सा लड़का एयर हॉस्टेस को देखता है और फिर उस लड़की को। हैंडसम सा लड़के के आगे साइड एक लड़का बैठा था। वह कुछ बोलते हुए वाला था कि हैंडसम सा लड़का उसे आंखों से इशारा करते हुए बोलने से रोक देता है। वह हैंडसम सा लड़का सीट से अपने लैपटॉप लेकर साइड में रख देता है। एयर हॉस्टेस अब उस लड़की को देखकर कहती है, आप यहाँ बैठ सकती हैं मैम, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता देना। वह लड़की हाँ में धीरे से सिर हिलाती है, सीट में बैठ जाती है। अब लड़की ने एक वन पीस पहनी थी जो उसके घुटनों से ऊपर थी, जिसे उसकी गोरी लंबी टांगें दिख रही थी। प्लेन अब फ्लाई करने के लिए तैयार था। अनाउंसमेंट होते ही धीरे धीरे प्लेन बढ़ने लगती है। यह एहसास होते हुए लड़की डर से अपने हाथों से एक हैंडसम से लड़के के हाथ को पकड़ लेती है, जिसका अंदाजा उस लड़की को भी नहीं था। वह हैंडसम लड़का उस लड़की को देखता है। वह लड़की कसकर उस लड़के के हाथ को पकड़ लेती है और जब उसे डर बिल्कुल नहीं सा जाता, वह लड़की अपने लंबे नाखूनों को लड़के के मजबूत हाथों में चुभोने लगती है। लड़के की नज़र अब उस लड़की पर जाती है। प्लेन अब जमीन से बादलों में सफ़र करने लगता है। कुछ वक्त बाद वह लड़की धीरे धीरे अपनी पलकें उठाते हुए आंखें खोलती है। वह अपना चेहरा घुमाए अपने हाथ को देखती है और फिर उस लड़के के हाथ पर अपने नाखूनों से खून निकलता देख वह लड़की जल्दी से उसके हाथ को छोड़ देती है। वह अपनी मीठी सी आवाज़ में उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली आई एम स्केयर्ड ऑफ हाइट। बोलते हुए वह लड़की उस लड़की के हाथ पर परेशान होकर बैंडेज लगाती है, पर लड़का बस एकटक उस लड़की को देख रहा था। आगे बैठे उस लड़के का असिस्टेंट लड़के को देखने लगता है। बैंडेज लगाने के बाद वह लड़की उस लड़के को देखती है। खुद को ऐसा देखता हुआ पाकर
वह लड़की फिर एक बार कहती है, आई एम सॉरी। वह लड़का बिना कुछ बोले अब उस लड़की की नज़र हटाए दूसरी ओर देखता है। वह लड़की भी अब उससे नज़र हटा के अपने बैग एक एल्बम निकाल कर देखने लगती है। उस एल्बम में पहले पेज पर फोटो में आव्या, सौरभ के साथ वह खुद भी थी जो कि स्वर्णा थी। जो हाँ, ये लड़की और कोई नहीं स्वर्णा थी, जो बिल्कुल स्वरा की ही तरह ऊंचाई से डरती थी। स्वर्णा का चेहरा रूहान से मिलता था, पर उसका नेचर बिल्कुल स्वरा की तरह मासूम था, बचपना और शांत। स्वरा अपना आव्या के फोटो को छूते हुए मुस्कुराने लगती है और स्वर्णा होठों पर एक मुस्कान इसलिए थी कि आज फाइनली वह आव्या और सबसे मिलने जा रही थी। वैसे तो उसे पहले काव्या और बाकी सबकी खबर मिल बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अपने पापा और माँ की खबर ना मिलने से वे बहुत ज़्यादा दर्द में थी, जिस वजह से वे बाकियों से मिलने के लिए वक्त चाहती थी। स्वर्णा का दिल अपना ज़्यादा कमज़ोर था, उसे दर्द सहने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए होता था, पर फिर भी वह बचपन से खुद को संभालती आ रही थी। खुद को संभालते हुए उसके एग्ज़ाम और असाइनमेंट की वजह बिजी थी, जिससे आज जाकर उसे छुट्टी मिली थी। स्वर्णा एल्बम के पेज पलटती है और पलटते हुए उसमें उसके और आव्या की काफ़ी सारी तस्वीरें थीं। सौरभ की भी थीं। ये सब तस्वीरें थीं जय, सौरभ, आव्या, स्वर्णा मिली करते थे। पलटते पलटते एक पेज ऐसा आता है जिसमें स्वर्णा के होठ की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। स्वर्णा जिस फोटो को देख रही थी उसमें सिंघानिया की पूरी तस्वीर थी। स्वर्णा अपनी गोरी उंगलियों से रूहान और स्वरा की फ़ोटो को छूती है और उसके फ़ोटो को छूते हुए स्वर्णा की आंखों से सामने उसके साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। कितनी हंसी खुशी से रहते थे पूरा परिवार। भले पूरा घर की लाडली आव्या थी, लेकिन स्वर्णा भी कुछ कम नहीं थी। आव्या और स्वर्णा की बहुत नौटंकीबाजी चलती थी, जो सारा परिवार एंजॉय करता था। पिछली बातों को याद करते हुए ना चाहते हुए भी स्वर्णा की आंखों से एक बूंद आंसू बह जाता है। उसके पास बैठा लड़का पहले तो स्वर्णा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, पर लेकिन जैसे ही उसने स्वर्णा के आंसू देखे वह खुद को स्वर्णा को देखने से नहीं रोक पाया। स्वर्णा अपनी दर्दों में खोई हुई चुपचाप सी उस तस्वीर को देख रही थी। स्वर्णा के गाल चमकती आंसू पर उस लड़के की नज़र टिकी हुई थी। उसका चेहरा अब तक एक्सप्रेशन लेस था। उसी एक्सप्रेशन से वह स्वर्णा को देख रहा था। अब तक रात हो चुकी थी। आव्या अपने फ़ोन को चेक करते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी। चलते ही उसकी नज़र अचानक अर्धव पर पड़ती है। अर्धव को देखते ही आव्या की भौहें चढ़ जाती हैं, क्योंकि अर्धव इस वक्त पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं था, बल्कि उसके इस वक्त वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। उसके शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे और वहाँ चश्मा लटका रखा था। अर्धव आव्या को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। आव्या धीरे कदमों से चलते हुए अर्धव के पास जाती है और अर्धव मुस्कुराता हुआ आव्या को देखकर कहता है, तो आप मेरे फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करने के लिए फ्री हैं? आव्या अपने दोनों हाथ बांधे पहले अर्धव को ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर शक भरी निगाहों से चेहरे पर डालते हुए कहती है, ये गेटअप मुझे इम्प्रेस के लिए है। अर्धव भी अब खुद को देखता है और फिर आव्या को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, शायद हाँ। ये सुनते ही आव्या आईब्रो ऊपर सिकुड़ लेती है। आव्या के एक्सप्रेशन देखकर अर्धव हंसने लगता है। आव्या उसे घूर कर देखने लगती है। अर्धव अपनी हंसी रोककर, ओह सॉरी, एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं तो कैजुअली ऐसे ही गेटअप में रहता हूँ। आव्या उसे देखकर धीरे से सिर हिला देती है। आव्या अब अपनी कार की ओर बढ़ती है, तभी पीछे से अर्धव कहता है, हेलो डॉक्टर आव्या, आई थिंक आप कुछ भूल रही हैं। आव्या पीछे मुड़कर अर्धव को सवालिया नज़रों से देखती है। अर्धव अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, सुना है दोस्ती बड़ी नसीब से मिलती है, तो हम बस अपनी नसीब आजमाना चाहते हैं। क्या सच में मेरे भी नसीब में मेरा मतलब है आपकी दोस्ती है? बोलते हुए अर्धव एकटक आव्या को देखता है। आव्या उसे कुछ पल देखती है और फिर कुछ सोचते हुए हल्का मुस्कुरा देती है। आव्या आगे बढ़कर अर्धव से हाथ मिलाकर कहती है, ये दोस्ती बड़ी भारी पड़ेगी आपको इंस्पेक्टर अर्धव। अर्धव आव्या के हाथ को अपने हाथ में देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हम तो
हमें तो नहीं लगता, और अगर ऐसा है तो हम सहने के लिए तैयार हैं, डॉक्टर आव्या। आव्या अपना हाथ पीछे करती है और बड़े ही सरकास्टिक कहती है, ओह ओके इंस्पेक्टर साहब। आव्या वहाँ से अर्थव के बारे में सोचते हुए जाने लगती है। आव्या को जाता हुआ देखकर अर्धव के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। आव्या कार में बैठकर स्टार्ट करती है और एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ जाती है। आव्या के जाते ही अर्धव ब्लूटूथ पर टैप करते हुए धीरे से कहता है, डन। एयरपोर्ट। सोना अपना बैग लिए आगे बढ़ते हुए चल रही थी। उसके पीछे वही लड़का अपने एरोगेंट से अवतार में आ रहा था। उसके पीछे उसका असिस्टेंट था और उस लड़के का बैग पकड़ा हुआ था। स्वर्णा एयरपोर्ट से निकलती है। वहीं वो लड़का जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर कदम रखता है, मीडिया की भीड़ भागते हुए इसके पास आती है। वह भीड़ स्वर्णा को भी हल्का धक्का दे देती है, पर स्वर्णा खुद को संभाल ठीक से खड़ी हो जाती है। स्वर्णा पीछे मुड़कर देखती है। अब तक उस लड़के को पूरे मीडिया ने घेर लिया था। रिपोर्टर्स उस लड़के को सवाल करते हुए कहते हैं, मिस्टर सिद्धार्थ ओबरॉय, खबर आ रही है कि आपकी अगले हफ्ते की मिस अदिति खुराना के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। क्या ये बात सच है? वह लड़का सुपरस्टार सिद्धार्थ ओबरॉय है, जो बहुत रूड और एरोगेंट है। सिद्धार्थ रिपोर्टर्स के इस सवाल पर ज़्यादा दिलचस्पी ना दिखाते हुए सीधा कहता है, अगर ऐसा है तो अगले हफ्ते सब आपके आंखों के सामने होगा। बोलते हुए इसके बोल से हार्डनेस थी। स्वर्णा स्वर्णा सिद्धार्थ को ऐसे जवाब देते देखकर दूसरी ओर मुड़ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। स्वर्णा से बहुत सुना था अपने दोस्तों के मुंह से कि सुपरस्टार सिद्धार्थ ओबरॉय के बारे में, लेकिन उसे कभी मूवीज़ में दिलचस्पी नहीं थी, जिस वजह से उसने उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। सिद्धार्थ ने ऐसे जवाब से मीडिया का सवाल अब भी लगातार जारी रहा। सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड जल्दी से आगे आकर सिद्धार्थ के लिए रास्ता बनाते हैं। सिद्धार्थ कार को पास पहुंचकर अंदर बैठता है और अंदर अच्छे से बैठने के बाद सिद्धार्थ फ़ोन निकालता है। फ़ोन निकालते ही अचानक उसकी नज़र अपने बाएं हाथ पर पड़ती है। बाएं हाथ पर बंधे बैंडेज को देखते ही सिद्धार्थ को स्वर्णा को परेशान से भरा चेहरा दिखता है। सिद्धार्थ एकटक अपने हाथ पर बंधी पट्टी को देखता रहता है। डाइनिंग टेबल पर डोरबेल की आवाज़ से प्रज्ञा जिस वक्त प्लेट लगा रही थी, मुड़कर एक नज़र दरवाजे को देखती है और फिर काव्या और श्रेष्ठा को, जो मूवी देखने में व्यस्त थी। दोनों को ऐसे देखकर प्रज्ञा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। प्रज्ञा प्लेट को टेबल पर रखकर दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। प्रज्ञा दरवाज़ा खोलती है तो यह समझ कर कि आव्या होगी, लेकिन वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उसे एक अनजान सा चेहरा दिखता है। प्रज्ञा कंफ्यूज होकर पूछती है, आप कौन? सामने स्वरा खड़ी थी और वह भी प्रज्ञा को ऊपर से नीचे देख रही थी। आव्या ने यह तो बताया था कि उसकी भाभी है, लेकिन स्वर्णा को पता नहीं था कि कौन है, क्योंकि उसने प्रज्ञा की फ़ोटो नहीं देखी थी। स्वर्णा के हाथ में बैग थी। वह अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहती है, मैं। वह इतना ही बोलती है, तभी पीछे से एक्साइटेड भरी आवाज़ आती है, अर्ना। आवाज़ सुनते ही स्वर्णा पीछे मुड़ती है। प्रज्ञा भी सामने देखती है। सामने आव्या को देखते ही स्वर्णा के चेहरे पे खुशी आ जाती है। वह जल्दी से बैग छोड़कर दौड़ कर जाती है और झट से आव्या के गले लग जाती है। आव्या को कसकर गले लगाकर स्वर्णा कहती है, आई रियली मिस यू दी। आव्या के चेहरे पर भी स्वर्णा को देखकर अलग ही खुशी दिख रही थी। अर्ना शब्द प्रज्ञा को सुना सुना सा लगा है। वह आव्या को स्वर्णा को देखते हुए याद करने की कोशिश कर रही थी। याद करने की कोशिश करते करते एकदम से उसकी आंखों के सामने बहुत सारे नज़ारे छा जाते हैं, जिन नज़ारों में प्रज्ञा और स्वर्णा की बचपन थी। प्रज्ञा और स्वर्णा बेस्ट फ्रेंड थे। वह याद आते ही प्रज्ञा एकटक स्वर्णा को देखने लगती है, जो अब इमोशनल होकर आव्या से मिल रही थी। स्वर्णा की खूबसूरती, नूर और उसके व्यवहार को देखकर प्रज्ञा की आंखों में आंसू झलक उठते हैं। स्वर्णा उसकी वही दोस्त थी जो हरदम उसके साथ रहती थी और हर वक्त आव्या के बारे में बताया करती थी। आव्या स्वर्णा से दूर होकर कहती है, कैसे हो तुम, और तुम आ रही हो, मुझे बताया क्यों नहीं? स्वर्णा अपने आंखों में झलकते आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, आपको सरप्राइज देना था दी। आव्या स्वर्णा को देखकर इतनी ज़्यादा खुश थी कि वह फिर एक बार उसे गले लग जाती है।
स्वर्णा और आव्या एक दूसरे में गुम हो चुके थे और कैसे ना होते, बहुत वक्त के बाद एक दूसरे से मिल रही थी। कुछ देर के बाद आव्या स्वर्णा के हाथ को पकड़कर ले जाते हुए कहती है, चलो सबसे मिलाती हूँ तुम्हें। आव्या स्वर्णा को ले जाने लगती है, तभी उसकी नज़र प्रज्ञा पर जाती है। प्रज्ञा को देखकर आव्या स्वर्णा को देखती है। यहाँ जहाँ प्रज्ञा की आंखों में स्वर्णा को मिलने के लिए एक तड़प थी, तो वहीं स्वर्णा की आंखों में प्रज्ञा के लिए एक अजीबपन था। दोनों अपने इमोशंस को देखकर आव्या स्वर्णा को प्रज्ञा से मिलाते हुए कहती है, अर्ना ये हमारी भाभी है। भाभी वर्ड सुनकर स्वर्णा कैजुअली प्रज्ञा के हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाती है और कहती है, हाय भाभी। वही प्रज्ञा गले मिलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन स्वर्णा का हाथ देखकर वह रुक जाती है। स्वर्णा के चेहरे पर प्रज्ञा से मिलने की खुशी नहीं थी। सिंघानिया परिवार का हर सदस्य यह जानता था कि आव्यान की होने वाली दुल्हन प्रज्ञा है। सभी इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश थे, जिस वजह से स्वर्णा भी अपनी भाभी के रूप में सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड को एक्सेप्ट कर सकती थी। इसी वजह से उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान थी। स्वर्णा की मुस्कान को देखकर प्रज्ञा के दिल में एक दर्द सा उठता है और वह दर्द भरी नज़रों से स्वर्णा को देखती है और दुखी होकर उससे हाथ मिलाती है। आव्या स्वर्णा के रिएक्शन को देखकर हल्का मुस्कुराती है, फिर कहती है, वैसे अन्ना, अगर तुम्हें सामने इस वक्त प्रज्ञा होती तो तुम क्या करती? स्वर्णा के चेहरे पर उदासी छाए वह कहती है, कहने से क्या होता है दी, हम सबको पता है कि अब वह नहीं आएंगी और अगर आती हैं तो उसे कसकर गले लगाना चाहूँगी, जो कभी नहीं हो सकता। बोलते ही स्वर्णा की आंखों में एक कतार आंसू बह जाते हैं। स्वर्णा की ऐसी बात सुनकर प्रज्ञा से बिल्कुल रहा नहीं जाता और वह तुरंत ही स्वर्णा के गले लग जाती है। गले लगते ही प्रज्ञा के भी आंखों में एक कतरा आंसू बह जाता है। स्वर्णा का ऐसा बोलना प्रज्ञा के दिल में इमोशनल को बाहर निकाल रही थी। स्वर्णा आंखों में बसी नमी के साथ कंफ्यूज होकर आव्या को देखती है। आव्या बस मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही थी। स्वर्णा अभी पूरी तरह से कंफ्यूज थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ, पर फिर भी वह चुप से खड़ी थी। प्रज्ञा उसकी आंखों बंद करके इमोशनल होकर बोली, स्वर्णा और प्रज्ञा से सब कितने कॉन्फ्यूज्ड क्यों रहते हैं? स्वर्णा और प्रज्ञा से सब इतने कंफ्यूज्ड क्यों रहते हैं? स्वर्णा जैसे ही सुनती है, उसके कानों में वह गूंजने लगती है। उसका दिल अचानक धड़क उठता है। प्रज्ञा स्वर्णा के अलग होने कर स्वर्णा की ओर उंगली करते हुए कहती है, तुम स्वर्णा हो। इतना बोल प्रज्ञा उसकी ओर उंगली करते हुए प्रज्ञा की आंखों सूजे हुई थी और वहीं स्वर्णा को सब कुछ समझ आने लगता है। प्रज्ञा अपनी ओर इशारा करते हुए स्वर्णा की आंखों में देखकर कहती है, और मैं? बोलते हुए प्रज्ञा रुकती है, तभी स्वर्णा के मुंह से एकदम निकलता है, प्रज्ञा। जैसे ही वह ये कहती है, दोनों ही अपने बचपन के दिनों में खो जाते हैं। अक्सर ही स्कूल में सभी स्वर्णा और प्रज्ञा के नाम से कंफ्यूज रहते थे, क्योंकि दोनों का नाम एक जैसा ही लगता था। और इस वक्त से स्वर्णा और प्रज्ञा दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। स्वर्णा यह सब कुछ सोचते हुए प्रज्ञा को गौर से देखने लगती है। प्रज्ञा अब भी स्वर्णा के बाल बस गले लगते हुए ही बेचैन थी। तभी अचानक स्वर्णा एक कदम आगे बढ़कर झट से प्रज्ञा के गले लग जाती है। कुछ पल तो ऐसे वक्त उनमें मिलन में ही थम सा जाता है। बहुत देर तक जब दोनों अलग नहीं होती तो आव्या मुंह बनाकर कहती है, दोनों मिल गए तो मुझे भूल ही गए। आव्या की आवाज़ सुन दोनों होश में आती हैं और आव्या को भी साथ में गले लगा लेती हैं। तीनों के होठों पर अब मुस्कुराहट थी। कुछ वक्त बाद तीनों अलग होते हैं। आव्या बैग पकड़कर कहती है, चलो अंदर। और हाँ अर्ना, घर में ज़्यादा किसी को पता नहीं है कि भाभी ही प्रज्ञा है, इसलिए ध्यान रखना किसी को पता न चले। प्रज्ञा यह सुनकर मुंह बिगाड़ लेती है। वहीं स्वर्णा यह सुनकर सवाल करती है, लेकिन क्यों नहीं बताना? आव्या स्वर्णा के सवाल को सुनकर उसे घूरते हुए कहती है, भाई से बात करूं अभी? नाम सुनकर स्वर्णा जल्दी से कहती है, नहीं ना। और भले ही आव्यान से अभी नहीं मिली थी, पर अब भी वह उसे डरती थी। आव्यान की बात आते ही प्रज्ञा की धड़कन बढ़ जाती है। अब उसे आव्यान की करीबी याद आने लगती थी, जिससे उसकी पूरे शरीर सिहर उठती।
तीनों अब अंदर जाती हैं सोफे पर। अब तक काव्या श्रेष्ठा मूवी में बिजी थी। मूवी की इस वक्त दो हीरो की फाइटिंग चल रही थी और स्वर्णा काव्या और श्रेष्ठा को इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश होती है और वह मिलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तभी काव्या उसका हाथ पकड़ उसे इशारा करती है। स्वर्णा रुकती है। आव्या अपना फ़ोन निकालकर टीवी की और वीडियो करती है। फिर थोड़ी आगे बढ़कर काव्या और श्रेष्ठा को वीडियो करती है। आव्या वीडियो बंद करती है, फिर एकदम से बीच में खड़ी हो जाती है। आव्या के बीच में देखते ही काव्या और श्रेष्ठा एक साथ कहती हैं, सामने से हटो प्रिंसेस। आव्या अब स्वर्णा को इशारा करती है और स्वर्णा जल्दी से भाग कर आती है और एकदम से काव्या और श्रेष्ठा के एक साथ गले लग जाती है। गले लगते ही स्वर्णा रोने लगती है। काव्या का दिल एकदम से बैठ जाता है। भले उसे पता नहीं था कि उसे लिपटने वाली लड़की कौन है, पर फिर भी एक एहसास था जो उसके दिल को रिएक्ट करने पर मजबूर कर रहा था। काव्या स्वर्णा से एहसास को महसूस करते हुए आव्या को देखने लगती है। श्रेष्ठा भी आव्या को देखती है। आव्या काव्या की आंखों में देखते हुए कहती है, आपकी सबसे छोटी बेटी है मम्मा। जैसे ही काव्या यह सुनती है उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। काव्या तुरंत ही स्वर्णा को करके दूर करके देखने लगती है। स्वर्णा के रूप में रूहान के चेहरे को पाकर काव्या स्वर्णा के पूरे चेहरे को किस करते हुए कहती है, अन्ना आप ठीक है? अब तक कहाँ थी आप? काव्या की बातें और स्वर्णा की हरकतें देख रहे थे सब और चेहरे आंखों में नम हो जाती हैं सबकी। खुशी के माहौल में हल्की नमी सी छा जाती है। श्रेष्ठा भी स्वर्णा को गले लगा लेती है। ना चाहते हुए भी श्रेष्ठा की भी आंखें नम हो जाती हैं। स्वर्णा रोते हुए कहती है, बड़ी मम्मा मुझे आप सबकी याद आती है। बोलते ही स्वर्णा सिसक सिसक कर रोने लगती है। काव्या स्वर्णा के गाल पर हाथ रखे उसके माथे को चूम लेती है। इतने इमोशनल से वातावरण में आव्या के इमोशनल होकर प्रणय के गले लग जाती है। श्रेष्ठा स्वर्णा के आंसुओं को पोंछती है। इस बार प्रणया और आव्या भी जाती हैं और सभी के गले लग जाते हैं। आज घर पर लेडीज़ के अलावा कोई भी नहीं था। सौरभ भी आज हॉस्पिटल में एक ज़रूरी केस की वजह से रुक गया था। कुछ पल बाद पांच और डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। काव्या स्वर्णा को खाना खिला रही थी। काव्या स्वर्णा को खाना खिलाते हुए कहती है, बस बहुत हुई ये पढ़ाई बढ़ाई, अब करना है ना तो यहाँ करिए, यहाँ जहाँ करते हैं ज़रूरी नहीं है, वहाँ जाकर करने की ज़रूरत नहीं है। स्वर्णा खाते हुए मुस्कुराने लगती है। आव्या काव्या को देखते हुए मुंह बनाकर कहती है, मम्मा आप अपनी सगी बेटी को भूल रही हैं, सिर्फ अन्ना को ही खाना खिला रही है। काव्या एक नज़र आव्या को घूरती है फिर कहती है, कौन सी सगी बेटी? मेरे लिए आप सब सगी हैं और आपके हाथ है ना, खुद खाइए चुपचाप। आव्या का एकदम से बुरा सा मुंह बन जाता है जिसे देखकर स्वर्णा हंसने लगती है। श्रेष्ठा आव्या के मुंह को देखकर खाने का निवाला बढ़ाते हुए कहती है, काव्या नहीं खिला रही है तो क्या हुआ, तुम्हारी मॉम है ना। श्रेष्ठा की बात सुनकर आव्या जल्दी से उसकी ओर मुड़कर खाना खाने लगती है और स्वर्णा को देखते हुए कहती है, अन्ना तुम्हें मेरी मम्मा को छीन लिया तो क्या हुआ, मेरी मॉम है ना। बोलते हुए वह मुस्कुराते हुए श्रेष्ठा को देखती है। प्रणया बैठी चुपचाप ही चारों को देख रही थी। अचानक ही काव्य की नज़र प्रणया पर पड़ती है। प्रणया को देखकर काव्य कहती है, श्रेष्ठा इधर आओ। प्रणया काव्य को आवाज़ से होश में आती है और उठकर काव्य के पास चली जाती है। काव्य प्रणया की ओर अपने हाथों से निवाला बढ़ा देती है, जिसे देखकर प्रणया की आंखों में आंसू छलक उठती है। प्रणया जल्दी से आगे बढ़कर काव्य के हाथों से खाना खा लेती है। इसी के साथ पांचों सब हंसते मुस्कुराते हुए डिनर करने लगते हैं। रात के 11 बजे आव्या अपनी गोद में सिर रखे स्वर्णा के सिर को सहलाते हुए कुछ सोच रही थी। बचपन के वह जिस तरह स्वर्णा को सुलाती थी, आज भी वह ऐसे ही सुला रही थी काव्या। श्रेष्ठा और प्रणया अपने अपने कमरे में थी। काव्या दवाई की वजह से जल्दी सो गई थी, इसलिए आव्या स्वर्णा को अपने साथ लेकर आ गई थी, वरना स्वर्णा को तो प्लान था कि वह काव्य के साथ सोएगी। आव्या किसी बात में गुम थी, तभी उसका फ़ोन अचानक सी रिंग हुआ। आव्या फ़ोन को जल्दी से साइलेंट में रखकर स्वर्णा को देखती है,
जो मस्त नींद में थी। आव्या फ़ोन को देखती है और फ़ोन रिसीव करके कान से सटाकर धीमी आवाज़ में कहती है, हेलो। आव्या की इतनी धीमी आवाज़ सुनकर दूसरी ओर से रुद्र कहता है, आर यू ओके बेबी गर्ल। आव्या फिर एकदम धीमी आवाज़ में जवाब देती है, मुझे क्या होगा। बोलते हुए आव्या हल्का मुस्कुराते हुए रुद्र के रिएक्शन को सोच रही थी। रुद्र इस बार चुप हो जाता है और कुछ देर तक दोनों के बीच शांति सी पसर जाती है। आव्या एकदम धीमे से कहती है, मेरी बहन आई है ना, तो बस मेरी गोद में सो रही है, इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। रुद्र जो इस वक्त एक इंसान को घूर रहा था, उसके मुंह को बंद करके वह अचानक ही उसकी उंगली मरोड़ देता है, जिससे उसकी चीख निकलती है पर मुंह के अंदर ही जब दब जाती है। रुद्र उसे तड़पता हुआ देखकर आव्या से कहता है, मुझे क्यों बता रही हो? मुझे तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सुनना है बेबी गर्ल। बोलते हुए रुद्र धीर को इशारा करता है। आव्या यह सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाती है और साथ में इरिटेट भी। आव्या थोड़े गुस्से में कहती है, व्हाट डू यू मीन? रुद्र उस कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है, आई जस्ट फील फॉर यू। हर किसी के लिए मेरे जज्बात नहीं निकलते एंड या हर किसी के साथ मिलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बोलते ही रुद्र वॉशरूम में अपना हाथ धोता है और खुद को शीशे में देखता है। आव्या की शक भरी निगाहें ऊपर चढ़ जाती हैं और वह एकदम से कहता है, ओह, तो तुमने मेरे पीछे बॉडीगार्ड रखे हैं नज़र रखने के लिए। रुद्र वॉशरूम से निकलकर बेड पर लेटकर थोड़ा हल्के अंदाज में कहता है, या बेबी गर्ल, बिकॉज यू आर सो इनोसेंट, किसी से भी जाल में फंस जाती हो। आव्या यह सुनकर फ़ोन को खोलने लगती है क्योंकि रुद्र आव्या की इनडायरेक्टली बेवकूफ़ कह रहा था, जो आव्या समझ चुकी थी। आव्या थोड़ी देर आवाज़ में कहती है, तेज़ आवाज़ में, जस्ट शट अप। उसकी इतनी तेज आवाज़ से स्वर्णा उठकर साइड में लेटती है और पिल्लो को हक करके फिर से सो जाती है। स्वर्णा को ऐसा देख आव्या पहले तो शॉक थी और फिर उसे नींद में देखकर राहत की सांस लेती है। आव्या उठकर बालकोनी की ओर जाती है और दरवाज़ा बंद करती है ताकि स्वर्णा उसकी आवाज़ ना सुन सके। आव्या रुद्र से कुछ कहते उसे तभी अचानक से उधर से रुद्र कहता है, आई मिस यू। रुद्र की ये बात सुनती आव्या का दिल बहुत तेजी से धड़क उठता है। रुद्र के मुंह से ऐसे शब्द आव्या कभी एक्सपेक्ट नहीं करती थी क्योंकि रुद्र का नेचर ही नहीं था कि इस तरह के शब्द उसके जुबान से बिल्कुल सूट नहीं करते थे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।